हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का। देखिए चैनल तो केमिस्ट्री है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे इसमें मैथमेटिक्स आज। ठीक है, तो मैथ्स में चैप्टर 1 देखेंगे रियल नंबर्स क्लास 10th का बोर्ड के लिए। ठीक है, इसमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों का ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो सेम है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जो सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड के हैं वो इस लेक्चर से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो हर एक चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, तो वही लिमिटेड कॉन्सेप्ट पॉइंट वाइज देखेंगे, उसे मेमोराइज करके उन्हें अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखो सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ हमें देखनी है इस चैप्टर के अंदर, पहले बात कर लेते हैं पूरे चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी देखेंगे और फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात आती है इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। काम नहीं कर रहा सही, 1 मिनट, ऐसे लिखते हैं। अच्छा देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखते हैं पहले। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इजीली हमारे सॉल्व होंगे। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, इससे पहले जैसे रियल नंबर्स क्लास 9 में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसी के कंटिन्यूएशन में है ये चैप्टर। तो रियल नंबर्स की अगर हम बात करें ना, तो हम कह सकते हैं कि नंबर जो है इसका थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं, तो नंबर्स जो होते हैं इन जनरल वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हम कहा जाता है रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर या अनरियल नंबर्स कह सकते हैं। रियल नंबर्स और अनरियल नंबर्स, उन्हीं अनरियल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, ये हमारे सिलेबस से बाहर है, क्लास 11th में इसकी स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स की 2 कैटेगरीज होती हैं। रियल नंबर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज व्हाट, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है भाई, पहले जो हमारे बेसिक प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है कि रैशनल नंबर्स किसे कहते थे, ऐसे डिफाइन किया जाता था कि वो सारे नंबर जिन्हें हम a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, और यहाँ पर कंडीशन ये थी कि b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, डिफाइन नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स किसे कहेंगे कि जिसे हम a/b की ही फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाकी आगे ही कंडीशन पर क्या बात करेंगे। ठीक है, a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो रैशनल नंबर्स होगा। ठीक है, यहाँ पर इसे एक तरह से और डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि जो रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, जो रैशनल नंबर्स हैं उनका अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करें हम, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करें अगर रैशनल नंबर्स के, तो इसमें पहली बात तो ये होगी कि ये टर्मिनेटिंग हो सकता है। ठीक है, पहली बात टर्मिनेटिंग हो सकता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो सकता है। दूसरा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ यानी नॉन टर्मिनेटिंग अगर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होगा, वो एडिशनली रिपीटिंग होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा, या फिर इसे रिकरिंग भी कहते हैं, रिकरिंग होगा या फिर रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, ये वाली बात, इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेंगे। दूसरी बात ये है, इर्रेशनल नंबर्स की अगर बात की जाए तो इर्रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इर्रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है
उसमें टर्मिनेटिंग की तो बात ही ख़त्म। अब तो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है यहाँ पर, अगर यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, अगर यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो क्या होगा, रिपीटिंग नहीं होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, नॉन रिपीटिंग होगा मीन नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जो नंबर्स का सीक्वेंस है, ग्रुप ऑफ नंबर्स है, वो डेसिमल के बाद या किसी भी पॉइंट पर जो है वो रिपीट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सही। तो अब देखो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल से कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, या यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग का क्या होता है। देखो जैसे रैशनल की अगर हम बात करें, इसके बाद अपने मेन चैप्टर पर आ जाएंगे। जैसे रैशनल की बात करें, रैशनल में क्या है, टर्मिनेटिंग। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो मैंने कहा 2 डिवाइडेड बाय 5, ये एक रैशनल नंबर है। इसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 0.4 टर्मिनेट हो गया। इसके बाद अब डिवीजन नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के लिए जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1/3, तो 1/3 क्या है, 1/3 अगर इसे मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 0.33 और ये चलता रहेगा। ठीक है, ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग तो नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग तो नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग तो नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। तो दूसरी बात ये, ठीक है, तो ये बात रही किसकी, ये रैशनल के केस में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। ठीक है, दूसरी बात ये देखो, इरेशनल नंबर के केस में जो बात हमने कही क्या, कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल एक ले लें, सपोज करो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 1.010010001 और इसी तरह से मैं इसे बढ़ाता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी सेट ऑफ डिजिट यहाँ रिपीट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी, जैसे आप 0 1 किसी को भी ले लो, 0 को तो 0 यानी सिंगल डिजिट पर अगर आप बात करो तो 0 है, इसके बाद 1 आ गया। अगर 0 1 की बात करो तो 0 1 रिपीट नहीं हो रहा, क्या आ गया, 0 1 0 आ गया। अगर 0 1 0 की भी अगर बात करोगे आप, ठीक है, यहाँ पर कोई ये कह सकता है कि 0 1 0 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर 0 1 0, चलो ये मान लिया दूसरा, इसके बाद क्या दिखेगा, 0 0 1 हो गया। ठीक है ना, तो मतलब रिपीटिशन नहीं होगा। ठीक है, रिपीटिशन नहीं होगा, रिपीटिशन नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। सही है, नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। अब आते हैं अपने मेन चैप्टर। ठीक है, अब देखो देखो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि जो हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, तो कॉम्पोजिट नंबर्स पता होंगे सभी को, जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स, तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखूँ, पहला कॉम्पोजिट नंबर जैसे 4 है, ठीक है, 6 है, ठीक है, 8 है, इन सभी के देखो, इसके अगर मैं फैक्टर्स करूँगा तो क्या आएगा, 1 फैक्टर है इसका, 2 इसका फैक्टर है और 4 इसका फैक्टर है, 3 फैक्टर्स हो गए। इसमें देखूँगा 6 में तो 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है और 6 इसका फैक्टर है, या 4 फैक्टर्स हो गए। 8 में अगर देखेंगे तो 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है और 8 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा, मतलब यहाँ तो 3 4 इस तरह से आ रहे हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये कॉम्पोजिट नंबर्स है। चलो ठीक है, तो ये बात कही गई कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर्स को, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज, यानी उनका यूनिक फैक्टराइजेशन होगा, यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। मतलब सिंपल सी बात ये है, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 4, ठीक है, और वो जो यूनिक फैक्टराइजेशन में किसकी बात करनी, प्राइम्स की, यानी किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिखा जा सकता है। जैसे 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 के अगर मैं फैक्टर्स करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। 1 भी फैक्टर है लेकिन 1 प्राइम नहीं, 1 तो सभी के साथ रहेगा। ठीक है, तो 4 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 × 2। 4 कॉम्पोजिट था, प्राइम्स में इसे हमने फैक्टराइज कर दिया। जैसे दूसरा देखो 6 है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों प्राइम है, 6 क्या है, कॉम्पोजिट है। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 2 × 2,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्राइम है 2 और इसे मैंने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर, मतलब 8 को मैंने फैक्टराइज कर दिया उसके प्राइम्स में। और 8 क्या है, 8 कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी ले लेते हैं, जैसे 9 ले लेते हैं, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3, तो 3 भी क्या है, प्राइम है और ये क्या है, कॉम्पोजिट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यानी ये थ्योरम क्या कहती है कि जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं ये सब कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, तो हम कॉम्पोजिट नंबर्स को क्या कर सकते हैं, प्राइम्स में फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम्स में फैक्टराइज कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल है। देखिए हमारे पास, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं प्राइम नंबर्स के। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स जिनके 2 ही फैक्टर होंगे, वन ऑफ द फैक्टर इज 1 एंड द अदर इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो 2 फैक्टर होंगे। जैसे मैं सबसे पहले प्राइम नंबर की बात करूं तो वो है 2। ठीक है, 2 के 2 फैक्टर 1 और 2, तीसरा कोई नहीं होगा। दूसरा प्राइम नंबर है 3, तीसरा प्राइम नंबर है 5, इसी तरह से नेक्स्ट 7, फिर कौन सा आ जाएगा, 11, 13, 17, 19 और इसी तरह से हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर हम कभी भी स्क्वायर रूट लेते हैं किसका, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट दिया जाएगा, तो वो हमेशा कैसा आएगा, वो आएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हमेशा √2 इर्रेशनल है, √3 इर्रेशनल है, √5, √7, √11, मतलब इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि सपोज करो, ये एक पॉइंट हुआ प्राइम नंबर्स पे, एक और, मतलब ये सारे पॉइंट्स हमें इस चैप्टर में अप्लाई करने होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हमें ध्यान रखना है कि सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है, सपोज करते हैं 36, कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, इस नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड करता है कोई प्राइम नंबर, जैसे 3 ले लेते हैं, 2 भी ले सकते थे। ठीक है, इस नंबर को कौन डिवाइड कर रहा है, 3, ये प्राइम है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर ये प्राइम इस नंबर को डिवाइड कर, आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो ये जिसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो ये नंबर इसे भी डिवाइड करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सपोज करो हम ये बात कह सकते हैं इन जनरल कि इफ P इज अ प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर, कोई नंबर उसका स्क्वायर अगर वो डिवाइड कर पा रहा है, देन P डिवाइड्स A, तो P A को भी डिवाइड करेगा, है ना। जैसे 3 जो है 36 को डिवाइड कर रहा है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा, मतलब ये। ठीक है, क्लियर है, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट, इसमें एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। सपोज करो हमारे पास कोई 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर इसको हम देखेंगे एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में भी हम वैसे ही फाइंड करते हुए आए हैं, तो एक रिजल्ट इस पर देख लेते हैं जो हमें याद रखना चाहिए। सपोज करो कोई भी 2 नंबर्स हैं हमारे पास, ए और बी। ठीक है, कोई भी 2 नंबर्स हैं ए और बी, इसका अगर हम फाइंड करते हैं एचसीएफ, इसका हम फाइंड करते हैं एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, और इन्हीं 2 नंबर्स का हम फाइंड करते हैं एलसीएम अगर ए और बी का। ठीक है, तो क्या रिजल्ट फॉलो होता है कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं, जिन नंबर्स का मैंने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया है, तो वो किसके इक्वल आएगा, उनके एचसीएफ यानी ए और बी का एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय ए और बी का एलसीएम। ठीक है, ये वाला रिजल्ट याद रखना। ठीक है, इसे हम अप्लाई करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, क्लियर है, एक ये पॉइंट याद रखना है। सही है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, चलो इसी में देख लेते हैं। यहाँ
कि अगर हम एक हमारे पास सपोज करो रैशनल नंबर है और एक हमारे पास इर्रेशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर हम एक रैशनल और इर्रेशनल नंबर का सम करें या फिर उनका डिफरेंस लें या फिर उन्हें मल्टीप्लाई करें या फिर उन्हें डिवाइड करें, इसमें से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लगाएं किस पर, इन दो नंबर्स पर, मतलब एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सो दैट विल ऑलवेज गिव अस व्हाट, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। हमेशा जो आंसर होगा हमारा वो क्या आएगा, वो इर्रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। आंसर हमारा इर्रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। एक ये पॉइंट याद रखना है। बस यही मेनली ये कॉन्सेप्ट हैं जो इस पूरे चैप्टर के अंदर यूज़ होंगे। इसके बाद हम देखेंगे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, ठीक है। इसे नोट कीजिए। तो क्वेश्चंस हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।